अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है जनाब दो या दो से ज़्यादा जनरेटर्स के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सिंक्रोनाइजेशन का जो वर्ड है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाहे कोई पावर हाउस हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटर्स को या फिर जनरेटर्स को आपस में पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। और जब हम पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, चाहे जनरेटर्स की करें या फिर ट्रांसफार्मर की करें, तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो ये सारा टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक केस रखना चाहता हूँ, और वो केस ये है कि फ़र्ज़ करें एक शहर है, एक गाँव है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है जिसका जो पूरा लोड है वो है जनाब 100 मेगावाट। अब इस 100 मेगावाट लोड को चलाने के लिए आपने एक पावर हाउस बनाया, और उस पावर हाउस के अंदर अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जनरेटर रखना है, और जनरेटर अब आपका कितने मेगावाट का होना चाहिए, उसकी पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके पास तीन कंडीशंस हैं कि या तो आप उस 100 मेगावाट के लोड को चलाने के लिए एक 100 मेगावाट का जो जनरेटर है वो डिजाइन करें और उस पावर हाउस के अंदर फिट कर दें, लगा दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 50-50 मेगावाट के दो अदद जो एसी जनरेटर्स हैं या फिर अल्टरनेटर्स हैं वो लगा लें। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 25-25 मेगावाट के चार अदद जो जनरेटर्स हैं वो इंस्टॉल कर दें। तो अब आपके ख्याल में तीनों में से कौन सा जो तरीका है वो ज़्यादा सूटेबल है और कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिकल है, या फिर कौन से तरीके को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इसी टॉपिक को एड्रेस करने के लिए आज की ये मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। उम्मीद है कि इससे आपके इल्म में यकीनन काफ़ी हद तक फ़ायदा होने वाला है। तो अब यहाँ पर मेरे पास दो प्लान आ गए। प्लान नंबर ए कि अगर मैं 100 मेगावाट का एक जनरेटर लगा लेता हूँ, और दूसरा प्लान मेरे पास आ गया कि मैं 25-25 मेगावाट के चार जनरेटर लगा देता हूं। इन दोनों प्लान्स की, इन दोनों केसेस की मैं आपके सामने जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो आपके सामने रखता हूं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो टॉपिक जिसको मैं एड्रेस करने वाला हूं, पैरेलल ऑपरेशन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो केस नंबर ए, ये प्लान नंबर ए जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम एक ही 100 मेगावाट का जनरेटर लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा। उससे ये होगा कि अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता आइंदा आने वाले दिनों में कभी भी वो 100 मेगावाट का जनरेटर आपका फॉल्टी कंडीशन में आ जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर उसको किसी किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका पूरे का पूरा जो जनरेटर है वो ऑफ हो जाएगा, और जितना भी आपका जो शहर है, जितना भी लोड है, पूरा पावर हाउस आपका अंधेरे में डूब जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपने 25-25 के चार अदद जनरेटर लगाए होंगे तो चारों में से जाहिर है एक ही एक वक्त में खराब होगा, तो बाकी जो 75 मेगावाट है वो आपका चलता रहेगा। सबसे पहला फायदा तो ये हो गया मल्टीपल जनरेटर लगाने का। दूसरा पॉइंट, जब आप उस जनरेटर को बनाने लगेंगे या फिर उसको कहीं दूसरी जगह से बना के इधर शिफ्ट करेंगे पावर हाउस में, तो उसके लिए जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ज़्यादा होगी, उसके साइज को मैनेज करना ये भी मुश्किल होगा, और उसको लगाने के लिए जो बिल्डिंग है वो भी बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी पावर हाउस की। लेकिन अगर आपने 25-25 मेगावाट के चार जनरेटर लगाए या 50-50 के दो लगाए, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो उसमें एक तो आपको ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी, उसको बनाने की कॉस्ट भी कम आएगी, और इसके अलावा अगर कभी वो ख़राब होता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो एक 100 मेगावाट के सिंगल जनरेटर की निस्बत काफ़ी कम होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से हम पावर हाउसेस के अंदर या फिर किसी भी लोड को चलाने के लिए एक सिंगल यूनिट इंस्टॉल करने के बजाय कोशिश ये की जाती है कि उसको डिवाइड कर दिया जाए मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी कोई ख़राबी आती है तो फिर कुछ पोर्शन हमारे लोड का ऑफ हो, बाकी जो लोड है वो चलता रहे। तो जब आप इस 100 मेगावाट लोड को मैनेज करने के लिए 25-25 मेगावाट के चार अदद जो जनरेटर्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे, लगा देंगे, तो उसके बाद अब बारी आएगी उनको आपस में कनेक्ट करने की। तो हमेशा याद रखें कि उन जनरेटर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में उनके कनेक्शन किए जाते हैं, ताकि चारों जनरेटर्स मिलकर आपस में लोड शेयर कर सकें और उनकी कैपेसिटी जो है वो ऐड अप होकर 100 मेगावाट के लोड को चलाने के लिए कैपेबल हो जाए। तो इन चारों को आपस में पैरेलल करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, जो मेथडोलॉजी है, इसका नाम है जनाब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स। ये जितनी भी मैंने आपको दास्तान सुनाई है, ये आप जनरेटर के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए, या फिर जिसका नाम मैंने आपको बताया है कि सिंक्रोनाइजेशन भी रखा गया है, ये परफॉर्म करने के लिए तीन अदद कंडीशंस पूरी की जाती हैं, तीन अदद शराइत होती हैं। जब तक आप उन तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, पूरा नहीं करते, उससे पहले आप
चारों जनरेटर्स को या पांचों को या फिर जितने भी आपके पास जनरेटर्स हैं या फिर आपके घर में भी चाहे 2 जनरेटर लगे हैं और आप उनको पैरेलल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शराइत ज़रूरी हो। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जनाब, ये लैब वोल्ट का ट्रेनर है जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो इसी के ऊपर आज मैं आपको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स या फिर सिंक्रोनाइजेशन का जो पूरा तरीकाकार है उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से हमने 2 जनरेटर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक मशीन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सिंक्रोनस मोटर और स्लैश में जनरेटर लिखा हुआ है, यानी कि ये एक सिंक्रोनस मशीन है जिसको हम एज ए एसी जनरेटर जो है वो चला सकते हैं। 3 फेज ये मशीन है। उसके बाद ये पावर सप्लाई यूनिट है और इसके साथ ये डायनमोमीटर है जो कि इस मशीन के लिए, इस जनरेटर के लिए एज ए प्राइम मूवर काम करेगा, यानी कि इसको आप एज ए टरबाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टीम टरबाइन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या स्टीम इंजन, जो भी आप कह लें, ये प्राइम मूवर है जो इसको मैकेनिकली घुमाएगा। तो 2 जनरेटर्स को पैरेलल करने का मतलब ये है कि एक जनरेटर के जो रेड फेज है उसको दूसरे के रेड के साथ मिलाना है, येलो को येलो के साथ, ब्लू को ब्लू के साथ, यानी कि उनकी आउटपुट को कॉमन कर देना है। लेकिन उसकी आउटपुट कॉमन करने से पहले कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है, तो उसके लिए 3 जो चीजें हैं जनाब उनका पूरा किया जाना जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि आपने दोनों जनरेटर्स के जो टर्मिनल वोल्टेज हैं उनको सेम करना होता है, पहले बराबर करना होता है। अगर एक जनरेटर 400 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पे दे रहा है तो दूसरा जनरेटर भी 400 वोल्ट पे ही होना चाहिए। ये होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि दोनों जनरेटर्स को आपस में सिंक्रोनाइज करते वक्त या पैरेलल में कनेक्ट करते वक्त उससे पहले आपने दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बराबर करना होता है। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शर्त है वो ये है कि आपने दोनों जनरेटर्स का जो आपस में फेज सीक्वेंस है उसको भी बराबर करना होगा। अगर आप फेज सीक्वेंस ठीक नहीं करते, अंदाजे से ही दोनों जनरेटर्स की आउटपुट को जोड़ देते हैं, कॉमन कर देते हैं, तो हो सकता है कि एक जनरेटर का रेड फेज दूसरे के येलो के साथ टच हो जाए और इस तरह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आपके जनरेटर डैमेज हो सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं जी सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ये पैरेलल ऑपरेशन के लिए। और ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए या फिर दोनों जनरेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए अमूमन 2 किस्म के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीका होता है सिंक्रोनोस्कोप का, जो कि एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप दोनों जनरेटर्स की इनपुट उसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली दोनों जनरेटर्स को इन 3 कंडीशंस पूरी करने के बाद सिंक कर पाते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा पाकिस्तानी तरीका है, देसी तरीका, वो है डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड। यहाँ पर ये आपको देखें सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल के नाम से एक ये मॉड्यूल नज़र आ रहा है जिसके अंदर 3 अदद जो है वो बल्ब लगे हुए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिकली भी इंडस्ट्री के अंदर या पावर हाउस के अंदर भी अगर आप ये तरीका करना चाहें तो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। तरीका उसका ये होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक जनरेटर तो मौजूद है लेकिन दूसरा जनरेटर मैं यहाँ पर इस ट्रेनर में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये करूँगा कि जो मेरे पास ग्रिड की पावर सप्लाई आ रही है, यानी कि जो ग्रिड से वापटा से जो बिजली आती है, तो ये भी ऑब्वियसली एक जनरेटर से ही आ रही है, क्योंकि अगर पीछे डैम में बिजली बन रही है पावर हाउस में तो वहाँ पर भी एक जनरेटर ही लगा है जिसकी सप्लाई हमें यहाँ तक पहुँच रही है। तो मैं जो वापटा की पावर सप्लाई है, जो ग्रिड की सप्लाई है, इसको अपने जनरेटर के साथ कनेक्ट करके उसके बाद वापटा की सप्लाई को अपने जनरेटर के साथ दोनों को सिंक्रोनाइज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने 2 जनरेटर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो हम यूँ करेंगे कि इस सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल में आप देख सकते हैं ऊपर भी 3 टर्मिनल बने हैं और नीचे वाली साइड पे भी 3 टर्मिनल बने हैं। तो ऊपर वाली साइड पे हमने जनरेटर नंबर 1 की यानी कि वापटा की सप्लाई को कनेक्ट कर देना है और जो इसकी नीचे वाली साइड है उस साइड उसके ऊपर हमने अपने जो दूसरा जनरेटर है जनरेटर 2 उसकी सप्लाई को कनेक्ट कर देना है। और जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, यानी कि वोल्टेज भी बराबर हो जाएंगे दोनों के, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी, फेज सीक्वेंस बराबर हो जाएगा, फिर हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो हमारे दोनों जनरेटर पैरेलल में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जितना भी हम दोनों जनरेटर्स के ऊपर लोड डालेंगे ये आपस में शेयर करेंगे। आधी करंट एक जनरेटर जो है वो प्रोवाइड करेगा और आधी दूसरी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये पावर सप्लाई है जिसके ये देखें तीनों फेज आ रहे हैं, रेड, येलो, ब्लू, यानी कि L1, L2, L3। तो ये हमारे पास जनरेटर नंबर 1 की सप्लाई आ रही है जिसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ये है जी जनरेटर नंबर 2 और इसको हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्साइटेशन वोल्टेज देनी है जिसकी यानी कि इसकी फील्ड को एक्साइट करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर जिसको हम AC जनरेटर भी कहते हैं, अल्टरनेटर भी कहते हैं, ये किस तरह से काम करता है, कितनी इसकी इकसाम होती हैं, कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरी AC जनरेटर वाली वीडियो देख लें, उससे आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ कि इसको जो एक्साइटेशन वोल्टेज हैं 220 वोल्ट DC वो इसके रूटर में फील्ड बनाने के लिए प्रोवाइड कर देता हूँ और इसका जो एक्साइटेशन का स्विच है उसको ऑन कर देता हूँ।
ठीक हो गया जनाब। उसके बाद अब इसकी आउटपुट के ऊपर टर्मिनल बॉक्स में टोटल 6 अदर टर्मिनल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 वाइंडिंग्स हैं, हर वाइंडिंग के 2 टर्मिनल हैं। तो ये याद रखें, प्रैक्टिकली जितने भी जनरेटर्स हैं उनको हमेशा स्टार में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपने आगे लोड को चलाने के लिए आपको न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होता है। तो इसलिए मैं यूँ करता हूँ कि मैं ये वाला जो जनरेटर है मेरा, इसको मैं यहाँ से एक साइड से स्टार में कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि एक साइड की जो 3 टर्मिनल्स हैं उनको आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये जो 3 टर्मिनल हैं ये इस जनरेटर की आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। ये रेड फेज़ आ गया, ये येलो आ गया और ये ब्लू आ गया, ये 3 फेज़ आ गए। ये है हमारे पास सप्लाई जनाब जनरेटर नंबर 2 की, और ये है मेरे पास जनरेटर नंबर 1 की, यानी कि वाप्टा के जनरेटर की सप्लाई, जो कि इन 3 अदद ब्लू वायर्स की शक्ल में आएगी। तो अब हमने ये करना है कि इसका जो पहला फेज़ है रेड फेज़, वो हम सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल में इधर लगा देंगे, जो दूसरा फेज़ है वो इसकी ऊपर वाली साइड पे लगा देंगे, और जो तीसरा फेज़ है वो इधर लगा देंगे। तो सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल में तीनों फेज़ ऊपर वाली साइड पे लगा दिए, और जो जनरेटर नंबर 2 की सप्लाई है उसको नीचे इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये इसको लगना इधर चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के इसको आगे वाले टर्मिनल में लगा रहा हूँ। फेस सीक्वेंस मैं ख़राब कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि अगर फेस सीक्वेंस ठीक ना हो तो फिर हमने बल्बों की रोशनी से कैसे पता चलाना है कि फेस सीक्वेंस ख़राब है। अब प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल में दोनों साइड पे दोनों जनरेटर्स की जो इनपुट्स है वो प्रोवाइड कर दी हैं। अब उसके बाद हमने इस जनरेटर को घुमाना है जनाब इसकी रेटेड स्पीड के ऊपर, जो कि 1500 आरपीएम है जी। तो जनाब आप देख सकते हैं कि इस पूरे सर्किट की जो पैचिंग है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब यहाँ से मैं जैसे ही वाप्टा की इनपुट ऑन करूँगा तो सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल के ऊपर वाली साइड के ऊपर हमारे जनरेटर की जो सप्लाई है, जनरेटर नंबर जो 1 है, जो वाप्टा है, वो आ जाएगी। ये देखें, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो अब ये बल्ब आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के ग्लो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और वहाँ पर अगर मैं आपको वोल्ट मीटर के ऊपर दिखाऊं तो वाप्टा की जो वोल्टेज हैं वो भी शो हो रहे हैं आपको 415 वोल्ट, और साथ में जो वाप्टा की फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज आपको शो हो रही है। लेकिन जनरेटर नंबर जो 2 है हमारा, जो हमने खुद इधर फिट किया हुआ है, उसका डाटा अभी नहीं आ रहा, क्योंकि उसको अभी मैंने ऑन ही नहीं किया। तो उसको प्राइम मूवर के साथ कनेक्ट करने के लिए और उसको चलाने के लिए मैं यहाँ से ये प्राइम मूवर को जो है वो ऑन कर लेता हूँ। और अब उसके बाद हम इसका जो फंक्शन है जनाब उसको सेट कर देते हैं क्लॉकवाइज के ऊपर, और उसके बाद यहाँ से स्पीड सेट करते हैं जी 1500 आरपीएम, क्योंकि इस जनरेटर की रेटेड स्पीड जो है वो 1500 आरपीएम है। 1500 आरपीएम के ऊपर ये 400 वोल्ट जनरेट करता है, और उसके साथ जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ जनाब स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि जनरेटर जो है प्राइम मूवर ने इसको घुमाना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसकी एक्साइटेशन को ऑन करूँगा तो जनाब ये लें, शादी शुरू हो गई, और अब आपको जो लाइटें हैं वो उस तरह से दिखाई दे रही हैं जिस तरह से शादियों में लाइटिंग चलती है। अब ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं जनरेटर नंबर 2 की, तो आप देख सकते हैं जनरेटर नंबर 1 की जो वैल्यूज़ हैं, वाप्टा के जो वोल्टेज हैं वो 413 हैं, जबकि हमारे हैं 392। वाप्टा की फ्रीक्वेंसी 50 है, हमारी है 45, क्योंकि अभी मैंने स्पीड कम रखी है। तो अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इन दोनों वोल्टेजेस को पहले बराबर करना है। अब वाप्टा को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि तो वो तो फिक्स आ रहे हैं, तो हमने अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है, राइज करना है, और 392 से उठा के 413 तक ले जाना है, जबकि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को 45 से लेकर 50 तक लेकर जाना है। तो जब ये दोनों पैरामीटर्स आपस में बराबर हो जाएंगे उसके बाद हमने फिर इसको सिंक्रोनाइज कर देना है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है कि हमने किस तरीके से इन 3 बल्बों के ऑन ऑफ होने के बिहेवियर से अंदाज़ा लगाना है कि भाई हमारे वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस सेम हो चुके हैं। तो अब ये पूरे इस कहानी के अंदर जो अभी तक आप वीडियो देखते चले आए हैं, इसके अंदर सबसे ये इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं अभी करने वाला हूँ, वो ये है कि ये जो तरीकाकार मैं अपना रहा हूँ सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल के ऊपर, इसको कहते हैं जी डार्क लैम्प मेथड। 2 किस्म के तरीके होते हैं सिंक्रोनाइजेशन में, एक ब्राइट लैम्प मेथड होता है और दूसरा डार्क लैम्प मेथड होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये बल्ब पहले ग्लो कर रहे थे, तो जब तक ये बल्ब ग्लो करते रहेंगे तब तक आप इस स्विच को क्लोज नहीं कर सकते, आप इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना होता है कि आपने इन बल्बों के ऑफ होने का इंतजार करना होता है, और इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है हमने डार्क लैम्प मेथड। यानी कि जब बल्ब बंद हो जाएं, इनकी ब्लिंकिंग खत्म हो जाए, तो उसके बाद आपने दोनों का जो ब्रेकर है, जो स्विच है, दोनों को जो पैरेलल करेगा उसको ऑन कर देना है। मैंने आपको बताई है जी 3 शराइत, 3 कंडीशंस के वोल्टेज सेम होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज का फिनोमेना ये है कि जब जनरेटर नंबर 1 के जो वोल्टेज हैं वो आ रहे थे 413,
और हमारे जनरेटर के आ रहे थे 392, तो ये टोटल 15 वोल्टेज का फेज डिफरेंस बनता है। तो हमने क्या करना होता है कि जनरेटर नंबर 2 के वोल्टेज और 1 के वोल्टेज आपस में बराबर करने होते हैं, उससे पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बल्ब ऑन था। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर देंगे तो बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास बल्ब ग्लो कर रहे होंगे तो उसका मतलब होगा कि भाई वोल्टेज जो है वो अभी तक बराबर नहीं हुए। दूसरी चीज है जनाब फ्रीक्वेंसी। जब ये बल्ब एट ए टाइम ऑन हो रहे होंगे और ऑफ हो रहे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी बराबर नहीं है। यानी कि आपने देखा कि जनरेटर नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी 50 आ रही थी और हमारे जनरेटर की आ रही थी 45। तो अब चूंकि फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है तो इसलिए बल्ब बार बार ग्लो कर रहे थे। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी कि तो फिर इनकी जो ब्लिंकिंग है, जो ऑन ऑफ होना है, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा भाई अब फ्रीक्वेंसी बराबर हो चुकी है? एक तो आप फ्रीक्वेंसी मीटर से देखेंगे और दूसरा जब इनकी ब्लिंकिंग खत्म हो जाए तो फ्रीक्वेंसी वाली भी शर्त पूरी हो जाएगी। और तीसरी शर्त है जनाब इसकी फेज सीक्वेंस वाली, और वो ये है कि ये तीनों जो बल्ब हैं ये एट ए टाइम ऑन होने चाहिए और एट ए टाइम ही ऑफ होने चाहिए। अगर ये 1 बाई 1 ऑन हो रहे हैं जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पहले एक बल्ब ऑन होता है, फिर दूसरा ऑन होता है, फिर तीसरा ऑन होता है। हालांकि होना ये चाहिए कि तीनों को एट ए टाइम ऑन होना चाहिए, एट ए टाइम ऑफ होना चाहिए। लेकिन जब आपका फेज सीक्वेंस खराब होगा तो फिर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी कि ये तरतीब से जो है वो ऑन ऑफ नहीं होंगे। तो जब इस तरह की आपके पास सिचुएशन हो लैंप्स के अंदर तो फिर इसका मतलब है कि आपका फेज सीक्वेंस जो है वो ठीक नहीं है। तो आप अपने फेज सीक्वेंस को ठीक कर लें। तो अब जो पहले मैंने गलत लगाया था उसको मैं उतार के सही करता हूं, तो अब हमारा फेज सीक्वेंस जो है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखें, अब ये तीनों एट ए टाइम ऑन हो रहे हैं और एट ए टाइम ऑफ हो रहे हैं। तो अब ये फेज सीक्वेंस ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से इन बल्बों के ऑन होने और ऑफ होने के बिहेवियर से आपने अंदाज़ा लगाना है कि हमारे ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, यानी कि वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और इसके साथ जो फेज सीक्वेंस है वो बराबर हो चुका है या नहीं। ये तीनों एट ए टाइम ऑन ऑफ हो तो इसका मतलब है फेज सीक्वेंस ठीक है। अगर ये तीनों ब्लिंक ना कर रहे हो तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ठीक है। और अगर ये तीनों ऑफ हो जाएं तो फिर इसका मतलब है कि वोल्टेज भी ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया है कि हमने इन वोल्टेजेस को जो है वो बढ़ाकर इनके बराबर करना है। यहाँ पर जो वापटा के वोल्टेज आ रहे हैं वो 412 हैं, जबकि हमारे जनरेटर के आ रहे हैं 391। तो हमने अब कुछ ऐसा करना है कि अपने वोल्टेज के जनरेटर हमने बढ़ाकर 412 कर देने हैं। तो जनरेटर की याद रखें, एसी जनरेटर के अंदर 2 इनपुट्स होती हैं। एक उसकी इलेक्ट्रिकल इनपुट होती है जो कि फील्ड एक्साइटेशन की शक्ल में होती है, जो रूटर में जा रही होती है, और दूसरी उसकी मैकेनिकल इनपुट होती है जो कि प्राइम मूवर की इनपुट होती है। वो चाहे स्टीम इंजन हो, डीजल इंजन हो, वाटर टरबाइन हो या फिर स्टीम टरबाइन हो। तो जब आप फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो आपके जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज बढ़ते हैं, और जब आप जनरेटर की स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हमने दोनों चीज़ों को, दोनों इनपुट्स को बढ़ाना है। तो ये देखिए कि मैं फील्ड एक्साइटेशन को जब बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि साथ साथ वोल्टेज मेरे जो है वो वेरी कर रहे हैं, और मैं इसको इतना बढ़ाऊंगा कि ये मेरे वोल्टेज जो है वो 412 के बराबर हो जाएं। ये देखें, ये तकरीबन ऑलमोस्ट अब दोनों वोल्टेजेस जो हैं वो सेम हो चुके हैं, और आप मेरे बल्बों का जो बिहेवियर है वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो वापटा की 50 है और मेरी आ रही है 48। तो मैं अब यहाँ से इस जनरेटर की स्पीड को इतना इंक्रीज करूँगा कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है जनरेटर की वो इसके बराबर हो जाए, दोनों 50 हो जाए। तो ये इसकी स्पीड की इनपुट है, मैकेनिकल इनपुट। तो ये देखें, मैं ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ, और अब इसकी आवाज़ देखें, और वो देखें लैंप ऑफ हो चुके हैं। कमाल हो गया। ये मैंने हाथ से ऑफ नहीं किए, हाथ का कमाल नहीं दिखाया, बल्कि मैंने जैसे ही इन दोनों पैरामीटर्स को सेम किया हो तो आपने देखा कि वहाँ पर बल्ब जो है वो बिल्कुल ऑफ हो चुके हैं।